आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। लंबे समय से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके रामविलास पासवान के निधन की जानकारी दी। पिता के निधन पर भावुक ट्वीट करते हुए चिराग ने लिखा कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अस्पताल से आखिरी दर्शन के लिए सुबह 10 बजे उनके आवास 12 जनपद पर ले जाया जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर लाया जाएगा और कल यानी शनिवार को पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी के निधन पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया। फेसबुक पोस्ट पर पीएम ने लिखा कि दुख बयान करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। हमारे देश में ऐसा शून्य पैदा हुआ है जो शायद कभी नहीं भरेगा। रामविलास पासवान जी का निधन मेरी निजी क्षति है। मैंने अपना एक दोस्त, बहुमूल्य सहयोगी और एक ऐसा इंसान खो दिया है जो हर गरीब को सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने को लेकर उत्साहित था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्री एवं लोकप्रिय राजनेता रामविलास पासवान जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुख पहुंचा है। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे सहयोगी अमित पांडे एम्स से हैं, साथ ही पटना से चंद्रमोहन है। सबसे पहले हम अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित, कितनी देर में रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर एम्स से उनके घर ले जाया जाएगा? देखिए, इस वक्त हम एम्स मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले इनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर रासायनिक लेप है वो लगाया जाएगा, क्योंकि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कल का है, तो इसलिए एक ये मेडिकल प्रक्रिया होती है जिसके तहत रासायनिक लेप लगाया जाएगा और उसके बाद करीब ये उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में इनके पार्थिव शरीर को इनके दिल्ली स्थित निवास ले जाया जाएगा, जहाँ पर आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद आगे की सारी प्रक्रिया यहाँ पर होगी। और इससे पहले आज रात भर एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में उनका पार्थिव शरीर था, जिसके बाद आज सुबह लाया गया है इसको एम्स अस्पताल। चलिए चंद्रमोहन के पास चलते हैं। चंद्रमोहन, रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार पटना में ही होना है, कल होना है अंतिम संस्कार? बिल्कुल, देखिए अभी हम एलजेपी ऑफिस में मौजूद हैं पटना में और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ऑफिस है एलजेपी का, जहां पर आमतौर पर रामविलास पासवान जब भी पटना पहुंचते थे तो अपने लोगों के साथ सामने बैठकर मीटिंग करते थे और अब ये तैयारी चल रही है कि जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा यहाँ पर, उस समय अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। माना जा रहा है कि 5 बजे के बाद पटना में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसके बाद फिर अंतिम दर्शन के बाद कल सुबह अंतिम विदाई दी जाएगी पटना के दीघा घाट पर, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और सामने एक तस्वीर और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आम तौर पर जब भी कोई राजनेता उनके पार्टी का निधन होता है तो उसके बाद झंडा को झुका दिया जाता है। वही सामने झंडा झुकाया गया है और ये पार्थिव शरीर यहीं पे रखा जाएगा। तो तैयारियां चल रही हैं और यह इंतज़ार किया जा रहा है कि रामविलास पासवान का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचे। कल रात यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा था। जो उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो पार्टी ऑफिस पहुँच गए थे और अब धीरे धीरे फिर से एक बार जो पार्टी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पार्टी ऑफिस में पहुँचेंगे। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साफ़ सफाई का काम चल रहा है और ये पार्टी ऑफिस है जहाँ पर रामविलास जी जब भी यहाँ पर आते थे तो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। चंद्रमोहन और अमित दोनों नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। लंबे वक्त से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। रामविलास पासवान ने अपने सियासी सफर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट में काम किया। उनके 5 दशक से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में वो 8 बार लोकसभा के मेंबर रहे। यही नहीं, पिछले 2 दशक में वो लगभग हर केंद्र सरकार में शामिल रहे और मंत्री बने। उनका राजनीतिक सफर 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरू हुआ, जिसकी टिकट पर वो पहली बार बिहार से विधायक चुने गए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ जुड़ गए। फिर 2014 और 2019 में बनी पीएम नरेंद्र मोदी की दोनों सरकारों में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नमन्ना मार्च की वजह से पूरा दिन सियासी हंगामा चलता रहा। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात रहीं, जिन्होंने कोलकाता की अहम सड़कों पर बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए। सीएम दफ्तर पहुंचने पर अड़े कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अचानक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर उधर बीजेपी के कार्यकर्ता भागते हुए दिखे। ये भगदड़ तब शुरू हुई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए। एक के बाद एक गोला आकर लोगों के बीच गिरने लगा और बचने के लिए लोग भागने लगे। कुछ लोग आंसू गैस के गोलों से भी नहीं डरे और वहीं डटे रहे, जबकि कुछ लोग बिल्कुल बैरिकेडिंग के करीब पहुंचकर पुलिस वालों को सीधी चुनौती देने लगे। बैरिकेडिंग के पास खड़े लोगों पर पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी, जबकि पीछे खड़े कार्यकर्ता पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लगे। जब सैकड़ों की भीड़ छट गई और कुछ लोग ही सड़क पर बच गए, तब पुलिस ने डंडे चलाने शुरू कर दिए। डंडों से बचने के लिए प्रदर्शनकारी आसपास की गलियों में दौड़ने लगे। कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीचों बीच टायर भी जला दिए। और बीजेपी का यह प्रदर्शन पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस दोनों के खिलाफ था। पिछले दिनों बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए बीजेपी ने सीधा सीधा ममता सरकार पर आरोप लगाया, जिसके विरोध में सीएम दफ्तर तक मार्च करने का कार्यक्रम रखा गया। कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक भी घंटों तक ठप रहा। लेकिन जितनी तैयारी बीजेपी ने इस मार्च के लिए की, उतनी ही तैयारी उन्हें रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने भी की। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह बर्ताव कर रही है। सब दूर वहाँ से जहाँ कार्यकर्ता आ रहे थे, गाड़ियाँ जब्त कर ली गई, लाठीचार्ज किया गया, पिटाई की गई। दानकुनी में भी हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी पुलिस ने फोड़ी है। तो ये एक पुलिस खुद टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। 4 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी पार्षद की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आंध्र के कृष्णा जिले में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों की खराब हालत पर सरकार का विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बने गड्ढों में धान की फसल लगाकर सरकार को निशाने पर लिया और इसके लिए वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की उन सड़कों पर पहुंचे जो खराब हालात में हैं। उन्होंने इन सड़कों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए गड्ढों में धान की फसल लगाकर अपना विरोध किया। इस बीच राज्य की जगनमोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हर साल इन सड़कों की मरम्मत का काम तो होता है, लेकिन सड़कों की सूरत नहीं बदलती। टीडीपी ने सरकार पर कृष्णा जिले की अनदेखी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक लड़की के गैंगरेप के मामले में पुलिस करीब 3 महीने बाद जागी और देर रात इस मामले में केस दर्ज किया। पुलिस ने पहले केवल आत्महत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन 4 दिन पहले जब पीड़ित लड़की के पिता ने आत्महत्या की कोशिश की तो उसकी नींद टूटी और आनंद फानन में उसने केवल गैंगरेप का केस ही दर्ज नहीं किया, बल्कि पीड़ित के शव को उसकी कब्र से बाहर निकालकर तफ्तीश भी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के मामले की तफ्तीश करने के लिए पीड़ित के शव की दोबारा जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि हाथरस केस के बाद देश में रेप के मामलों पर मचे बवाल और पीड़ित के पिता की आत्महत्या की कोशिश के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। 5-6 जन मन मोर 32 दिन संग गलत काम करे रही तक कोई कार्रवाई नहीं हुई से, जबकि पुलिस ने जांच में देरी के लिए पीड़ित के परिवार को जिम्मेदार ठहराया। मैंने पूछा आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, पहले क्यों नहीं बताया, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग कार्रवाई नहीं कराना चाह रहे थे, इसलिए हमने पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं किया। हालांकि करीब 3 महीने बाद पुलिस ने पीड़ित के गैंगरेप के मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये सभी लोग पीड़ित के गैंगरेप मामले में आरोपी हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राय की रिपोर्ट है कि करीब 3 महीने पहले पीड़ित लड़की एक शादी के कार्यक्रम में गई थी। आरोप है कि 7 लोग उसे वहां से अगवा करके ले गए और उसका गैंगरेप किया, जिसके बाद उन्होंने उसे देर रात घर पर छोड़ दिया। बताया गया कि पीड़ित ने यह बात अपनी एक दोस्त को बताई। साथ ही उसने उससे यह भी कहा कि आरोपियों ने उसे मुंह बंद रखने के लिए धमकाया था। यही नहीं, घटना के अगले ही दिन उसने आत्महत्या कर ली। परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने जब पुलिस से शिकायत की तो उनकी एक नहीं सुनी गई और पुलिस ने केवल आत्महत्या का केस दर्ज किया। लेकिन करीब 3 महीने बाद यह मामला फिर उठा, जिसके बाद पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया और साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में बलिया के जिला अस्पताल का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी एक मरीज का ऑपरेशन करते हुए पकड़ा गया। बताया गया कि अस्पताल के डॉक्टर ने अपने काम से कन्नी काटते हुए किसी ऐसे शख्स को ऑपरेशन करने के लिए वहां भेज दिया जो ना तो अस्पताल का कर्मचारी था और ना ही उसके पास मेडिकल की कोई डिग्री थी, लेकिन वो फिर भी ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज को टांके लगाते हुए नजर आया।
आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज की जान की परवाह किए बिना ऐसे शख्स को ऑपरेशन के लिए भेज दिया जिसे कुछ पता ही नहीं था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिले के डीएम ने भी मामले की जांच की बात कही। ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ उसकी तबीयत और बिगड़ गई। यही नहीं, आरोप है कि उसके सिर में गलत टांके लगाने से उसका घाव और बढ़ गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक और मोर्चे का गठन किया गया। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि 6 पार्टियों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम दिया गया। इसमें आरएलएसपी, एआईएमआईएम, बीएसपी, जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल है। इसके साथ ही आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नए गठबंधन का नेता भी चुन लिया गया और उपेंद्र कुशवाहा ही नए मोर्चे के सीएम पद के उम्मीदवार भी होंगे। बताया गया कि नया मोर्चा राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उनके 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। एनसीपी ने बिहार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। एनसीपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी। इसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार में एनसीपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों के प्रिंसिपल और बच्चों के परिवार वालों के बीच ऑनलाइन बैठक हुई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद गौतम गंभीर भी मौजूद रहे। इस बैठक में कोरोना संकट के बीच पढ़ाई के तरीकों पर चर्चा की गई। ऑनलाइन पद्धति से ही क्लासेस चल रही हैं, ऐसे में पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इस तरह की ऑनलाइन पीटीएम को ऑर्गेनाइज किया गया है। बिहार के पूर्णिया में शक्ति मल्लिक हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने दावा किया कि पैसों के लेन देन की वजह से हत्या की गई। वो जो रजिस्टर मिला है जिसके बारे में आप लोगों को दिखाया गया, किस प्रकार से उसमें उन्होंने लाखों रुपए विभिन्न लोगों को दे रखे थे, किस प्रकार से वो पैसों को दे रहे थे, वो अपने आप में जांच का विषय। अपनी गिरफ्तारी के बाद हत्या की योजना बनाने वाले ने भी इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के शामिल होने से इनकार किया। उनको फंसाया गया है और वो कहीं भी इसमें नहीं है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़के की हत्या कर दी गई। इस लड़के के परिवार ने हत्या का आरोप एक लड़की के घर वालों पर लगाया। इस मामले में मारे गए लड़के के परिवार ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और हमारे पूरे परिवार को टॉर्चर करा गया। सुनील गावस्कर ने T20 में 1 ओवर में 2 बाउंसर का नियम बनाने की वकालत की। गावस्कर फिलहाल आईपीएल के लिए यूएई में मौजूद है। उन्होंने दलील दी कि T20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों का दबदबा रहा है और सपाट पिचों पर गेंदबाजों के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे में उन्हें 1 ओवर में 2 बाउंसर फेंकने की इजाजत दी जा सकती है। नए श्रम कानून के खिलाफ इंडोनेशिया के कई इलाके हिंसा की आग से दहल उठे। राजधानी जकार्ता में तो प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस चौकियों को फूंक दिया, जिसके बाद वहां पर हालात काफी खराब हो गए और कई इलाकों में देर रात हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। नए श्रम कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने राजधानी जकार्ता के कई इलाकों को बंधक बना लिया। दावा है कि पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम भी बरसाए। जवाब में पुलिस की तरफ से भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। सामने आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए भी दिखे। उन्होंने कई गाड़ियों और बसों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस की कार्रवाई की वजह से मची भगदड़ में भी कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। नए श्रम कानून के खिलाफ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता समेत कई प्रांत हिंसा की आग में सुलग रहे हैं, जिसकी वजह से वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों की दलील है कि नए कानून में श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की गई है और इसमें ऐसे कई प्रावधान हैं जिनका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव हो सकता है। रूस के रियज़न से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें सेना के एक हथियार डिपो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाके के बाद डिपो में आग लग गई और उसने वहां रखे गोला बारूद को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उनमें जोरदार धमाके होने लगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर से ही आसमान में आग का गोला बनता दिखाई दिया। हथियार डिपो से उठ रहे धुएं ने पूरे रियज़न शहर को ढक लिया। सामने आई तस्वीरों को देखने पर ऐसा लगा मानो वहां पर रेतीला तूफान आ गया हो। धुएं के साथ डिपो से आ रही धमाकों की गूंज ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को तुरंत धमाके वाली जगह के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि धमाके के बाद लगी आग ने वहां के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया।
कई मकानों को भी उसने जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए वहां रहने वाले करीब 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। Ситуация сложная пока еще до сих пор, потому что непонятно, сколько времени еще будут. इलाके में आग इस कदर फैल गई कि उसे बुझाने के लिए करीब 4000 दमकल कर्मियों को लगाया गया। बिहार के चुनाव में आरजेडी की ओर से बाहुबली नेताओं को टिकट दिए जाने पर जेडीयू ने सवाल उठाए। राज्य में पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें अपने कोटे की 42 सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे। लेकिन विवाद यह है कि इन प्रत्याशियों में कई या तो बाहुबली नेता हैं या फिर उनकी पत्नियां। घर से AK-47 बरामद होने के मामले में जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह भी उन्हीं में हैं, जिन्होंने आरजेडी के टिकट पर पटना जिले की मोकामा सीट से 5वीं बार नामांकन दाखिल किया। इस समय अनंत सिंह जेल में बंद हैं, इसलिए वो नामांकन दाखिल करने वहीं से आए और फिर पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल चले गए। हालांकि जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। आरजेडी ने नवादा सीट पर भी यही दांव चला। फर्क बस इतना है कि वहां उसने रेप के आरोपी बाहुबली नेता राजबल्लभ यादव को नहीं, बल्कि उनकी पत्नी विभा देवी को टिकट दिया, जो समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर भी यही कहानी दोहराई गई। वहां भी आरजेडी ने रेप के आरोपी अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को मैदान में उतारा। यही वजह रही कि जेडीयू ने इस मुद्दे पर आरजेडी को घेर लिया। निसंदेह बाहुबल और दागियों को लेकर के आप आरजेडी से किसी बदलाव की उम्मीद करते हैं तो ये बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसके जवाब में आरजेडी ने जेडीयू को खुद की ओर देखने की सलाह दे डाली। कल तक उनके लिए वो छोटे सरकार थे, एनडीए का संत थे। जैसे ही हमारे यहाँ आ गए, अब अपराधी हो गए, बाहुबली हो गए, दागी हो गए। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव कई बार ये बयान दे चुके हैं कि उनकी पार्टी साफ सुथरी छवि के लोगों को टिकट देगी और माना जा रहा था कि टिकटों के बंटवारे के समय वो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। बीजेपी रैली पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की पुलिस वालों के साथ झड़प हुई। तेजस्वी सूर्या ने पुलिस वालों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के ड्रग्स को बरामद करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोग तस्करी के लिए लग्जरी कारों का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण कोरिया के उसन में एक 33 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी थी, जिसने जल्द ही इमारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इंग्लैंड में दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची को चखने का एक दिलचस्प कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अलग अलग मिर्च को चटनी की शक्ल में मेहमानों के सामने परोसा गया, जिसे चखने के बाद उनके होश ही उड़ गए। इसमें एक आदमी दुनिया की सबसे तीखी और तेज स्वाद वाली कैरोलिना रीपर को चखता नजर आया, जिसके बाद तो उस आदमी का चेहरा लाल पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। वहां मौजूद एक महिला के मिर्च चखने के बाद आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी जली हुई जीभ को आराम देने के लिए दूध पीती दिखी। एक और महिला ने भी ऐसा ही किया, जिसके बाद तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। इस कार्यक्रम को जिस व्यक्ति ने आयोजित किया, उसने अपनी नर्सरी में ही इन मिर्चियों को उगाया था, जिसे उसने चटनी या सॉस की शक्ल में वहां आए सैलानियों के सामने परोसा। हालांकि लोगों ने इस अनोखे इवेंट का खूब मजा लिया। अर्मेनिया के कब्जे वाले विवादित क्षेत्र नारगोनो काराबाख में एक चर्च पर हुई बमबारी ने तनाव को गंभीर रूप दे दिया। अर्मेनिया ने अजरबैजान पर इस बमबारी का आरोप लगाया, जबकि अजरबैजान ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। लेकिन नागोर्नो काराबाख में जिस चर्च पर बमबारी हुई, वहां तबाही का डरा देने वाला मंजर दिखा। बमबारी में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हमले में चर्च का ऊपरी हिस्सा भी ढह गया। चर्च के अंदर चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा। ईसा मसीह की तस्वीरों को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा। लोगों ने हमले के बाद वहां मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की और हमले पर दुख जाहिर किया। चर्च के पास के कई इलाकों पर भी मिसाइलें दागी गई। भारी बमबारी की वजह से वहां सैकड़ों घर खंडर में तब्दील हो गए। नागोर्नो काराबाख ही वो क्षेत्र है जिसकी वजह से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस इलाके पर अर्मेनिया का कब्जा है, लेकिन अजरबैजान इस क्षेत्र को अपना बताता है और इस जंग की वजह से विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और वहाँ अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान गंवाने की खबरें हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश मेक्सिको में आए ताकतवर डेल्टा नाम के तूफान ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया। दक्षिणी मेक्सिको के इलाकों में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा। जहां समुद्री इलाकों में तूफान का खौफनाक रूप दिखा, दक्षिणी मेक्सिको के कैंकुन को तो तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया।
230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं में सैकड़ों पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। मेक्सिको के कोसोमेल द्वीप को भी तेज रफ्तार हवाओं ने खौफ से भर दिया। इसके अलावा मेक्सिको के क्विंटाना रू राज्य में भी ताकतवर तूफान का असर दिखा। कैंकुन में तो समुद्र किनारे पर बने एक 5 सितारा होटल को राहत शिविर बनने में देर नहीं लगी। तूफान से प्रभावित पर्यटकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया। इसके अलावा लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। समुद्र के पास वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ों और घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा। यही नहीं, डेल्टा नाम के ताकतवर तूफान की वजह से समुद्र में लहरें काफी ऊपर तक उठती दिखी। सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम नाव भी समुद्र किनारे पलटी हुई नजर आई। मेक्सिको के बाद ये तूफान अमेरिका की तरफ बढ़ गया, जहां इससे खतरे वाले इलाकों में लोगों से शाम के 7 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में ड्रग्स तस्करों के बीच छिड़ी जंग के बाद वहां सेना तैनात कर दी गई। ड्रग्स तस्करों के बीच हुए हिंसक टकराव ने वहां 7 लोगों की भी जान ले ली, जबकि शरणार्थी शिविरों में सैकड़ों बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। सामने आई एक वीडियो में वहां कई झुग्गियां ड्रग्स तस्करों के बीच हुई हिंसक टकराव के बाद जलती दिखी। इस हिंसक टकराव की वजह से वहां बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों के जत्थे दूसरे ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। हालात बिगड़ते देख शरणार्थी कैंपों में सेना की भी तैनाती कर दी गई। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार जिला म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, जहाँ कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण ली हुई है। बताया जा रहा है कि वहां के शरणार्थी कैंपों में म्यांमार के 2 बड़े ड्रग्स गिरोह हिंसक टकराव में शामिल हैं, जिसकी वजह से शरणार्थी कैंपों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने वहां के एसपी को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया कि पीड़ित लड़की को उसके ही घर वालों ने मारा है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि पुलिस को लिखी चिट्ठी में चारों आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें इस केस में जानबूझकर फंसाया गया है, जबकि लड़की के परिवार वालों की मारपीट की वजह से पीड़ित लड़की की मौत हुई। चिट्ठी में संदीप नाम के आरोपी ने यह चौंकाने वाला दावा भी किया कि उसकी पीड़ित लड़की से दोस्ती थी और लड़की के परिवार को उनकी दोस्ती पसंद नहीं। संदीप ने इस चिट्ठी के जरिए कबूला कि घटना वाले दिन वो खेत में पीड़ित लड़की से मिला था, लेकिन उसने लड़की के साथ मारपीट नहीं की थी। पुलिस को लिखी चिट्ठी में चारों आरोपियों ने दावा किया कि संदीप से दोस्ती की वजह से ही घटना वाले दिन पीड़ित लड़की के परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। इस बीच आरोपियों के परिवार वालों ने जेल में बंद चारों लड़कों की सुरक्षा पर चिंता जताई। हाथरस केस में गिरफ्तार रामू नाम के आरोपी की भाभी ने जेल के अंदर आरोपियों की जान को खतरा बताया। वो कहता है जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। जब वो यहाँ सब काम करवा रहे तो वो जेल में करवा देंगे। कोरोना की वजह से दिल्ली में मूर्तिकारों के लिए संकट खड़ा हो गया। कोरोना संकट की वजह से दिल्ली में मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गईं। राजधानी के चितरंजन पार्क में हर साल नवरात्र से पहले जिन मूर्तिकारों के पास काम की कमी नहीं होती थी, वो खाली बैठे हुए हैं। काम नहीं मिलने की वजह से कुछ कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जहाँ पे 40-50 मूर्ति बनाता था, बड़ा बड़ा मूर्ति, यहाँ पे तो 7 मूर्ति बना रहा हूँ। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और एक इमारत से 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि पकड़े गए इन आरोपियों में सेना का एक जवान भी शामिल है। झारखंड के जामताड़ा से पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि इस आरोपी ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी के खाते से 23 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में कुछ लड़कों पर अपने ही एक दोस्त के अपहरण का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि इन आरोपियों ने 15 लाख की फिरौती भी मांगी थी। एक लड़की के बहाने मिलाने से ले गया और उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर के इसका अपहरण किया और फिरौती की डिमांड करी। आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव इस बार हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार तेजप्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने मुकेश रोशन को महुआ सीट से मैदान में उतारा है। हालांकि पहले अटकलें लग रही थी कि इसी महुआ सीट पर तेजप्रताप के सामने उनकी पत्नी ऐश्वर्या चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी की महापंचायत में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। यह महापंचायत हाथरस में पार्टी नेता जयंत चौधरी और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में बुलाई गई, जिसमें शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि महापंचायत में कोरोना के नियमों का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। लोगों की संख्या तो सैकड़ों में थी, लेकिन मास्क केवल 1-2 लोगों के चेहरे पर ही दिखाई दिए। इस भीड़ में किसी ने भी एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम को जरूरी नहीं समझा। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोरोना का खौफ ही ना हो। मंच का हाल तो और बुरा था।
हद तो तब हो गई जब आरएलडी नेताओं ने इस लापरवाही पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इस महापंचायत में कई पुलिस वाले भी तैनात दिखे, लेकिन उन्होंने भी भीड़ को नहीं रोका। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। न्यूज 18 के शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी ने ट्विटर के जरिए टिकट की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और पार्टी का टिकट लेने के लिए उनसे उस नंबर पर ब्यौरा मांगा है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे वक्त में व्हाट्सएप नंबर जारी किया जब बीजेपी सभी 28 और कांग्रेस और बीएसपी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 3 नवंबर को होनी है, नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बिजावर विधानसभा सीट से एक ही विधायक है जिन्होंने 2018 के चुनाव में जीत हासिल की। 3 साल पहले पाकिस्तान ने चीन से जो रक्षा सौदा किया था, अब वो पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि 2017 में पाकिस्तान ने चीन से 9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, जिनमें 3 पूरी तरह खराब हो चुके हैं। जिस चीनी कंपनी से ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे गए थे, उससे पाकिस्तान सरकार इन्हें ठीक करने की गुहार लगा रही है। लेकिन खबर है कि चीन की कंपनी पाकिस्तान की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही। हथियारों की खरीद के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा चीन पर ही निर्भर है, लेकिन चोरी की तकनीक से बनाए गए चीन के हथियार अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। प्रदूषण पर नजर रखने के लिए दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की गई। इसके जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण के स्तर पर हर वक्त निगरानी रखी जाएगी और इस काम के लिए 10 लोगों की एक टीम बनाई गई जो दिल्ली सचिवालय की 7वीं मंजिल पर बैठकर 3 स्क्रीन की मदद से प्रदूषण पर नजर रखेगी, जिनमें एक स्क्रीन तो ऐसी है जिसके जरिए उन इलाकों की निगरानी की जा सकती है जहां प्रदूषण का स्तर दूसरे इलाकों से ज्यादा रहता है। 13 हॉटस्पॉट चयनित किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि 13 जगहें ऐसी हैं दिल्ली में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण अक्सर नज़र आता है। उन इलाकों पर खास तौर पर निगरानी रखनी होती है। दिल्ली के आसपास के इलाकों से पैदा होने वाले प्रदूषण पर नजर रखने के लिए भी वहां इंतजाम किए गए। ये इसरो और नासा की तरफ से वो तस्वीरें दिखाता है, वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है, जिससे आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि किन इलाकों में पराली जलाई जाने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रीन वॉर रूम को खोलने के पीछे की सोच क्या है। सारी गतिविधियों को कैसे एक जगह से मॉनिटर किया जाए और उसको एक्शन में लाया जाए, उसके लिए ये दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम खोला गया है। ग्रीन वॉर रूम के जरिए उन शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा जो ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए मिलेंगी। रामविलास पासवान के निधन पर सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने दुख जाहिर किया है। पासवान के साथ बिताए गए वक्त को याद कर कई नेता भावुक हुए और उनके निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया। हम सभी दुखी हैं, देश दुखी है, बिहार दुखी है। आज मैं याद करना चाहता हूँ 77 में जब लोकनायक जयप्रकाश जी में आपातकाल के बाद हुआ था लोकसभा का चुनाव, रामविलास जी 5 लाख से अधिक मतों से जीते थे, हाईएस्ट आज तक। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश ने अपना एक बहुत ही सच्चा सपूत खो दिया। ये बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को मिली है। रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। ना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। पूरा हमारा परिवार रामविलास जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है। इस बुरे वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सरकार का एक मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जो छाप छोड़ा है वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक। सेवा का भाव उनमें कूट कूट के भरा था और मुझे लग रहा है कि आज पूरा भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। को बिहार का नेता कह के उनके कद को छोटा मत कीजिए। देश भर के लोग उनको जानते थे, लंबे समय से राजनीति में रहे, लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ जुड़े और बहुत कम लोग होंगे जो इतना लंबे समय तक मंत्रिमंडल में रहे हों। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड सीरीज 2020 में बोलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दावा किया कि चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई भारत करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस सीरीज में उन्होंने दावा किया कि अगली औद्योगिक क्रांति डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीक के जरिए होगी, जिसके लिए अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट और सस्ते स्मार्ट डिवाइस बेहद अहम साबित होंगे।
मुकेश अंबानी ने दावा किया कि जियो के लॉन्च होने के बाद से भारत में डेटा की खपत 30 गुना बढ़ गई है। भारत के 2000 शहरों के 5 करोड़ घरों को जियो फाइबर के जरिए हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क से जोड़ने पर तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही जियो भारत में 5G सर्विस को भी लॉन्च करेगा। Just 4 years ago, we have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption in just 4 years. The Jio movement shattered the widely held belief that India is not ready to adopt advanced technologies. Today, I can say with utmost confidence that India will play a leading role in the fourth industrial revolution. पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसने दिल्ली को एक बार फिर से डराना शुरू किया है। दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पराली के धुएं को राजधानी में प्रदूषण की बड़ी वजह मानता है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से दिल्ली की चिंता बढ़ गई है। पंजाब के अमृतसर से सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों एकड़ में फैले खेत जलते हुए नजर आए। वहां किसानों ने धान की फसल की कटाई के बाद पराली को आग लगा दी। पराली या ठूंठ फसल के उस हिस्से को कहा जाता है जो फसल की कटाई के बाद जमीन में रह जाता है। ये किसी के काम का नहीं होता और इसे काटने में काफी वक्त और खर्च आता है, इसलिए किसान इसे जला देते हैं। किसानों का तो यहाँ तक आरोप है कि सरकार से उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलने से वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने वादा किया था कि हम 2500 रुपया देंगे, पिछले 2 साल से वो भी नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में नवंबर महीने से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हुई बहस में एक ऐसा वाकया हुआ कि मीडिया में चर्चा मुद्दों से हटकर एक मक्खी पर आ गई। हुआ ये कि बहस के दौरान उपराष्ट्रपति माइक पेंस के सिर पर मक्खी आकर बैठ गई, जिसका शायद उन्हें एहसास ही नहीं हुआ और वो बहस में लगे रहे। इस दौरान उनकी प्रतिद्वंदी और सेनेटर कमला हैरिस उनकी तरफ देखती रहीं, लेकिन गंभीर बहस के दौरान उन्होंने मक्खी को तवज्जो नहीं दी और पेंस को नहीं टोका। बहस चलती रही। पेंस अपना पक्ष रखकर चुप भी हो गए, लेकिन मक्खी उनके बालों से उड़ी ही नहीं। आखिरकार पूरे 2 मिनट बाद मक्खी ने माइक पेंस का पीछा छोड़ा। इसके बाद बहस तो खत्म हो गई, लेकिन उसमें बिन बुलाए मेहमान को हिस्सा लेता देख सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ आ गई। इस वाकये पर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भी चुटकी ली और मक्खी मारने वाली एक छड़ी के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट कर दी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से खफा कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। इस प्रदर्शन में शामिल 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर वहां काफी हंगामा हुआ। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। प्रदर्शनकारी बकाया वेतन देने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। इस बीच उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कर्मचारियों के हंगामे के बाद पुलिस की तरफ से भी सख्ती बरती गई। बताया गया कि 100 से ज्यादा कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर ढाबा चलाने वाले एक बुजुर्ग दंपति का वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद बाबा का ढाबा पर पहुंचे। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे 80 साल के बुजुर्ग ने वीडियो के जरिए लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया। 1990 से ढाबा चलाते आ रहे बाबा अचानक इतने मशहूर हो गए कि उनके ढाबे के बाहर लोगों की भीड़ जुटी दिखी। मदद की गुहार के बाद ये लंबी भीड़, ये बाबा के ढाबे के बाहर की भीड़ है कि आपको हर तरह के इंसान नजर आएंगे। कोई उनसे मिलने आया है, कोई उनसे मदद करने आया है, कोई उनके ढाबे पर काम करने आया है। इतने लोग बाबा की मदद के लिए उनके ढाबे पर पहुंच गए कि कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया। और लोग आ गए यहाँ पे, तो नंबर भी नहीं आ रहा है। बाबा की सब्जी और रोटी सब खत्म हो गई है। अच्छा, हाँ, बहुत देर में नंबर आए। काम के बीच बाबा ने बताया कि उनके 3 बच्चे होने के बावजूद वो आत्मनिर्भर हैं। हमारी मदद कोई नहीं करता। अच्छा, आप खुद के खर्चे के लिए खुद से मेहनत? हम खुद खर्चा चलाते सबका। अच्छा, अकेले चलाते हैं। लोगों की मदद मिलने से बाबा का हाथ सधने लगा है, जिससे वो और उनकी पत्नी काफी खुश नजर आए। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर दुख जाहिर किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख जाहिर करते हुए इसे अपनी निजी क्षति बताया। रामविलास पासवान के निधन की वजह से आज दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को दोपहर बाद पटना ले जाया जाएगा, जहां आखिरी दर्शन के बाद कल पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क से गुजर रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वहां ट्रैफिक भी काफी कम था।
और हादसे से पहले इक्का दुक्का मोटरसाइकिलें और कुछ ऑटो सड़क से गुजरते हुए नजर आए, जबकि कुछ लोग सड़क पर पैदल ही चलते हुए दिखाई दिए। हादसे से ठीक पहले एक महिला भी सड़क पर पैदल चलती हुई दिखी, जबकि उसी वक्त एक ऑटो महिला के पास से गुजरा और ऑटो के गुजरते ही महिला दूसरी तरफ जाने की कोशिश में सड़क के बीच में आ गई। तभी पीछे से आती हुई तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने महिला को सीधी टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक सवार और महिला कई फीट दूर जाकर गिरे। हादसा होते ही आसपास के कई लोग वहां पहुंच गए, जबकि मोटरसाइकिल सवार और महिला सड़क पर लेटे हुए नजर आए। हादसे की वजह से दोनों बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। दक्षिण कोरिया के उल्सन शहर में एक 33 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही घंटे में पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई। बताया गया कि आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी और कुछ ही देर में पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। सामने आए एक वीडियो में कंक्रीट के बड़े स्लैब नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। इस मंजर ने पूरे इलाके को दहशत से भर दिया। आसपास की इमारतों में फंसे लोग बुरी तरह डर गए। आनन फानन में इमारत के 500 मीटर के दायरे को खाली करवा लिया गया, लेकिन इस बीच इमारत में लगी आग खतरनाक होती चली गई। 12वीं मंजिल पर लगी आग ने कुछ ही घंटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत से बरसते अंगारों ने फायर ब्रिगेड की भी मुश्किलें बढ़ा दी। दक्षिण कोरिया के उल्सन शहर में हुई इस घटना की वजह से पूरा इलाका दम घोट देने वाले धुएं से भर गया। हालांकि हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। कोरोना संकट में मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़ने से रेलवे की तैयारियां पूरी होने के दावों की पोल खुल गई। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करते हुए 9000 लोगों को पकड़ा गया, जो कि फर्जी आई कार्ड और पास के जरिए लोकल ट्रेनों से यात्रा कर रहे थे, जबकि राज्य सरकार ने केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को 15 जून से ट्रेनों से सफर करने की इजाजत दी थी। इस कार्रवाई के बाद सिर्फ QR कोड वाले पास के जरिए ही लोगों को लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की मंजूरी मिलेगी। इसके लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर QR कोड स्कैनर लगा दिए गए। ऐसा करने से ट्रेनों में भीड़ कम होगी, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा कम हो जाएगा। वॉल्स है, उसके ऊपर से भी जंप करके आ जाते हैं, लेकिन निगरानी रखी है। हमने एक ड्राइव भी लॉन्च किया है इसके लिए, और उसके चलते हमने कई लोगों को पकड़ा भी है। हाथरस केस में SIT ने 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। हाथरस केस की जांच कर रही SIT पीड़ित के गांव के कुछ लोगों से भी पूछताछ करेगी। SIT ने गांव के 40 लोगों को नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने घटना के वक्त मौके पर मौजूद होने का दावा किया था या फिर अंतिम संस्कार के समय रात में मौके पर मौजूद थे। बीजेपी छोड़कर LJP में शामिल हुए रामेश्वर चौरसिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी पर हमला किया। उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी को NDA में शामिल करने पर भी सवाल उठाए। रामेश्वर चौरसिया को LJP ने सासाराम से उम्मीदवार बनाया है। नेता तो एक ही है, तिकड़मबाज यहाँ करते रहते हैं। हाँ, वो BJP के कम है, JDU के ज्यादा हैं। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद एक टीचर पर शराब पीने और बांटने का आरोप लगा। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस टीचर पर कार्रवाई की मांग की गई। महाराष्ट्र बीजेपी अब महिला अपराध के मुद्दे पर राज्य की उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरेगी। इसके लिए पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव भी पारित किया और महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए। हाथरस के विषय को लेकर विपक्ष ने जो हल्ला गुल्ला किया, उसकी रिएक्शन नहीं है। जिस प्रकार की स्थिति महिलाओं की सुरक्षितता के बारे में हुई है, उसको लेकर संघर्ष करेंगे। बीजेपी के रुख को देखते ही महाराष्ट्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बनाए गए दिशा कानून की तरह जल्द ही नया कानून बनाने का ऐलान कर दिया। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की तय समय में जांच और दोषियों को जल्द सजा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा कानून बनाया है। जल्द से जल्द महाराष्ट्र में दिशा कायदा लागू करने की हमारी कोशिश चालू है। जल्द से जल्द लाने का हमारा प्रयास रहेगा। इजराइल के यरूशलेम में कोरोना की वजह से लागू प्रतिबंधों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प ने गंभीर रूप ले लिया। वहां एक समूह के लोग धार्मिक कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन यरूशलेम में हुए इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और सड़कों पर उतरे लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सामने आई एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी एक कूड़ेदान में आग लगाते हुए दिखा। हंगामे के समय कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी हंगामा कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देर रात तक ये हिंसक टकराव जारी रहा। इजराइल में 13 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन वहाँ कई संगठन धार्मिक कार्यक्रमों पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। इजराइल दुनिया भर के उन देशों में सबसे ऊपर है
जहां प्रति 10 लाख लोगों पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। चीन की 700 साल पुरानी पेंटिंग हांगकांग में करीब 300 करोड़ में नीलाम हो गई। 2 मीटर लंबी ये पेंटिंग चीन के एक मशहूर चित्रकार ने बनाई, जिसमें शराब के नशे में घोड़ों पर सवार होकर अपने घरों की तरफ लौटते 5 राजकुमारों को दिखाया गया। इसमें उन राजकुमारों के साथ उनके 4 नौकरों के चित्रों को भी उकेरा गया। खास बात यह कि इन राजकुमारों में एक ली लोंगजी की तस्वीर भी है, जो बाद में टैंग राजवंश के सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाले राजा बने। इस पेंटिंग को 2016 में बीजिंग में एक नीलामी के दौरान एक चीनी अरबपति ने ऊंची बोली लगाकर अपने नाम कर लिया था, लेकिन वो नीलामी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सका और पेंटिंग बिक नहीं पाई। और 4 साल बाद एक बार फिर इस पेंटिंग को लोगों के सामने नीलामी के लिए उतारा गया। लंबे समय से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके रामविलास पासवान के निधन की जानकारी दी। पिता के निधन पर भावुक ट्वीट करते हुए चिराग ने लिखा कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अस्पताल से आखिरी दर्शन के लिए सुबह 10 बजे उनके आवास 12 जनपद पर ले जाया जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर लाया जाएगा और फिर कल यानी शनिवार को पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास पासवान के निधन पर उनके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस बीच राष्ट्रपति भवन समेत सभी सरकारी इमारतों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी के निधन पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया। फेसबुक पोस्ट पर पीएम ने लिखा कि दुख बयान करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। हमारे देश में ऐसा शून्य पैदा हुआ है जो शायद कभी नहीं भरेगा। रामविलास पासवान जी का निधन मेरी निजी क्षति है। मैंने अपना एक दोस्त, बहुमूल्य सहयोगी और एक ऐसा इंसान खो दिया है जो हर गरीब को सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने को लेकर उत्साहित था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्री एवं लोकप्रिय राजनेता रामविलास पासवान जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुख पहुंचा है। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नमन्ना मार्च की वजह से पूरा दिन सियासी हंगामा चलता रहा। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात रहीं, जिन्होंने कोलकाता की अहम सड़कों पर बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए। सीएम दफ्तर पहुंचने पर अड़े कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अचानक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर उधर बीजेपी के कार्यकर्ता भागते हुए दिखे। ये भगदड़ तब शुरू हुई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए। एक के बाद एक गोला आकर लोगों के बीच गिरने लगा और बचने के लिए लोग भागने लगे। कुछ लोग आंसू गैस के गोलों से भी नहीं डरे और वहीं डटे रहे, जबकि कुछ लोग बिल्कुल बैरिकेडिंग के करीब पहुंचकर पुलिस वालों को सीधी चुनौती देने लगे। बैरिकेडिंग के पास खड़े लोगों पर पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी, जबकि पीछे खड़े कार्यकर्ता पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लगे। जब सैकड़ों की भीड़ छट गई और कुछ लोग ही सड़क पर बच गए, तब पुलिस ने डंडे चलाने शुरू कर दिए। डंडों से बचने के लिए प्रदर्शनकारी आसपास की गलियों में दौड़ने लगे। कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीचों बीच टायर भी जला दिए। और बीजेपी का यह प्रदर्शन पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस दोनों के खिलाफ था। पिछले दिनों बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए बीजेपी ने सीधा सीधा ममता सरकार पर आरोप लगाया, जिसके विरोध में सीएम दफ्तर तक मार्च करने का कार्यक्रम रखा गया। कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक भी घंटों तक ठप रहा। लेकिन जितनी तैयारी बीजेपी ने इस मार्च के लिए की, उतनी ही तैयारी उन्हें रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने भी की। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह बर्ताव कर रही है। सब दूर वहाँ से जहाँ कार्यकर्ता आ रहे थे, गाड़ियाँ जब्त कर ली गई, लाठीचार्ज किया गया, पिटाई की गई। दानकुनी में भी हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी पुलिस ने फोड़ी है। तो ये एक पुलिस खुद टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। 4 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी पार्षद की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आंध्र के कृष्णा जिले में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों की खराब हालत पर सरकार का विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बने गड्ढों में धान की फसल लगाकर सरकार को निशाने पर ले लिया और इसके लिए वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की उन सड़कों पर पहुंचे जो खराब हालात में हैं। उन्होंने इन सड़कों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए गड्ढों में धान की फसल लगाकर अपना विरोध किया। इस बीच राज्य की जगनमोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हर साल इन सड़कों की मरम्मत का काम तो होता है,
लेकिन सड़कों की सूरत नहीं बदलती। टीडीपी ने सरकार पर कृष्णा जिले की अनदेखी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक लड़की के गैंगरेप के मामले में पुलिस करीब 3 महीने बाद जागी और देर रात इस मामले में केस दर्ज किया। पुलिस ने पहले केवल आत्महत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन 4 दिन पहले जब पीड़ित लड़की के पिता ने आत्महत्या की कोशिश की तो उसकी नींद टूटी और आनंद फानन में उसने केवल गैंगरेप का केस ही दर्ज नहीं किया, बल्कि पीड़ित के शव को उसकी कब्र से बाहर निकालकर तफ्तीश भी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के मामले की तफ्तीश करने के लिए पीड़ित के शव की दोबारा जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि हाथरस केस के बाद देश में रेप के मामलों पर मचे बवाल और पीड़ित के पिता की आत्महत्या की कोशिश के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। 5-6 जन मन मोर 32 दिन संग गलत काम करे रही तक कोई कार्रवाई नहीं हुई से, जबकि पुलिस ने जांच में देरी के लिए पीड़ित के परिवार को जिम्मेदार ठहराया। मैंने पूछा आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, पहले क्यों नहीं बताया, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग कार्रवाई नहीं कराना चाह रहे थे, इसलिए हमने पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं किया। हालांकि करीब 3 महीने बाद पुलिस ने पीड़ित के गैंगरेप के मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये सभी लोग पीड़ित के गैंगरेप मामले में आरोपी हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राय की रिपोर्ट है कि करीब 3 महीने पहले पीड़ित लड़की एक शादी के कार्यक्रम में गई थी। आरोप है कि 7 लोग उसे वहां से अगवा करके ले गए और उसका गैंगरेप किया, जिसके बाद उन्होंने उसे देर रात घर पर छोड़ दिया। बताया गया कि पीड़ित ने यह बात अपनी एक दोस्त को बताई। साथ ही उसने उससे यह भी कहा कि आरोपियों ने उसे मुंह बंद रखने के लिए धमकाया था। यही नहीं, घटना के अगले ही दिन उसने आत्महत्या कर ली। परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने जब पुलिस से शिकायत की तो उनकी एक नहीं सुनी गई और पुलिस ने केवल आत्महत्या का केस दर्ज किया। लेकिन करीब 3 महीने बाद यह मामला फिर उठा, जिसके बाद पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया और साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बलिया के जिला अस्पताल का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी एक मरीज का ऑपरेशन करते हुए पकड़ा गया। बताया गया कि अस्पताल के डॉक्टर ने अपने काम से कन्नी काटते हुए किसी ऐसे शख्स को ऑपरेशन करने के लिए वहां भेज दिया जो ना तो अस्पताल का कर्मचारी था, ना ही उसके पास मेडिकल की कोई डिग्री थी। लेकिन वो फिर भी ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज को टांके लगाते हुए नजर आया। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज की जान की परवाह किए बिना ऐसे शख्स को ऑपरेशन के लिए भेज दिया जिसे कुछ पता ही नहीं था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिले के डीएम ने भी मामले की जांच की बात कही। ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ उसकी तबीयत और बिगड़ गई। यही नहीं, आरोप है कि उसके सिर में गलत टांके लगाने से उसका घाव और बढ़ गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक और मोर्चे का गठन किया गया। न्यूज़ 18 की चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि 6 पार्टियों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम दिया गया। इसमें आरएलएसपी, एआईएमआईएम, बीएसपी, जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल है। इसके साथ ही आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नए गठबंधन का नेता भी चुन लिया गया और उपेंद्र कुशवाहा ही नए मोर्चे के सीएम पद के उम्मीदवार भी होंगे। बताया गया कि नया मोर्चा राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उनके 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। एनसीपी ने बिहार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। एनसीपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी। इसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार में एनसीपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों के प्रिंसिपल और बच्चों के परिवार वालों के बीच ऑनलाइन बैठक हुई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद गौतम गंभीर भी मौजूद रहे। इस बैठक में कोरोना संकट के बीच पढ़ाई के तरीकों पर चर्चा की गई। ऑनलाइन पद्धति से ही क्लासेस चल रही हैं, ऐसे में पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इस तरह की ऑनलाइन पीटीएम को ऑर्गेनाइज किया गया है। बिहार के पूर्णिया में शक्ति मल्लिक हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने दावा किया कि पैसों के लेन देन की वजह से हत्या की गई। वो जो रजिस्टर मिला है जिसके बारे में आप लोगों को दिखाया गया, किस प्रकार से उसमें उन्होंने लाखों रुपए विभिन्न लोगों को दे रखे थे, किस प्रकार से वो पैसों को दे रहे थे, वो अपने आप में जांच का विषय। अपनी गिरफ्तारी के बाद हत्या की योजना बनाने वाले ने भी इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के शामिल होने से इनकार किया। उनको फंसाया गया है और वो कहीं भी इसमें नहीं है।
दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़के की हत्या कर दी गई। इस लड़के के परिवार ने हत्या का आरोप एक लड़की के घर वालों पर लगाया। इस मामले में मारे गए लड़के के परिवार ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और हमारे पूरे परिवार को टॉर्चर करा गया। सुनील गावस्कर ने T20 में एक ओवर में 2 बाउंसर का नियम बनाने की वकालत की। गावस्कर फिलहाल आईपीएल के लिए यूएई में मौजूद हैं। उन्होंने दलील दी कि T20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों का दबदबा रहा है और सपाट पिचों पर गेंदबाजों के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे में उन्हें एक ओवर में 2 बाउंसर फेंकने की इजाजत दी जा सकती है। नए श्रम कानून के खिलाफ इंडोनेशिया के कई इलाके हिंसा की आग से दहल उठे। राजधानी जकार्ता में तो प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस चौकियों को फूंक दिया, जिसके बाद वहां हालात काफी ज्यादा खराब हो गए और कई इलाकों में देर रात हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। नए श्रम कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने राजधानी जकार्ता के कई इलाकों को बंधक बना लिया। दावा है कि पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम भी बरसाए। जवाब में पुलिस की तरफ से भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। सामने आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए भी दिखे। उन्होंने कई गाड़ियों और बसों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस की कार्रवाई की वजह से मची भगदड़ में भी कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। नए श्रम कानून के खिलाफ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता समेत कई प्रांत हिंसा की आग में सुलग रहे हैं, जिसकी वजह से वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों की दलील है कि नए कानून में श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की गई है और इसमें ऐसे कई प्रावधान हैं जिनका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव हो सकता है। रूस के रियजेन से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें सेना के एक हथियार डिपो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाके के बाद डिपो में आग लग गई और उसने वहां रखे गोला बारूद को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उनमें जोरदार धमाके होने लगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर से ही आसमान में आग का गोला बनता दिखाई दिया। हथियार डिपो से उठ रहे धुएं ने पूरे रियजेन शहर को ढक लिया। सामने आई तस्वीरों को देखने पर ऐसा लगा मानो वहां पर रेतीला तूफान आ गया हो। धुएं के साथ डिपो से आ रही धमाकों की गूंज ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को तुरंत धमाके वाली जगह के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि धमाके के बाद लगी आग ने वहां के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कई मकानों को भी उसने जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए वहां रहने वाले करीब 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। Ситуация сложная пока еще до сих пор, потому что непонятно, сколько времени еще будут. इलाके में आग इस कदर फैल गई कि उसे बुझाने के लिए करीब 4000 दमकल कर्मियों को लगाया गया। बिहार के चुनाव में आरजेडी की ओर से बाहुबली नेताओं को टिकट दिए जाने पर जेडीयू ने सवाल उठाए। राज्य में पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें अपने कोटे की 42 सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे। लेकिन विवाद यह है कि इन प्रत्याशियों में कई या तो बाहुबली नेता हैं या फिर उनकी पत्नियां। घर से AK-47 बरामद होने के मामले में जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह भी उन्हीं में हैं, जिन्होंने आरजेडी के टिकट पर पटना जिले की मोकामा सीट से 5वीं बार नामांकन दाखिल किया। इस समय अनंत सिंह जेल में बंद हैं, इसलिए वो नामांकन दाखिल करने वहीं से आए और फिर पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल चले गए। हालांकि जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। आरजेडी ने नवादा सीट पर भी यही दांव चला। फर्क बस इतना है कि वहां उसने रेप के आरोपी बाहुबली नेता राजबल्लभ यादव को नहीं, बल्कि उनकी पत्नी विभा देवी को टिकट दिया, जो समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर भी यही कहानी दोहराई गई। वहां भी आरजेडी ने रेप के आरोपी अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को मैदान में उतारा। यही वजह रही कि जेडीयू ने इस मुद्दे पर आरजेडी को घेर लिया। निसंदेह बाहुबल और दागियों को लेकर के आप आरजेडी से किसी बदलाव की उम्मीद करते हैं तो ये बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसके जवाब में आरजेडी ने जेडीयू को खुद की ओर देखने की सलाह दे डाली। कल तक उनके लिए वो छोटे सरकार थे, एनडीए का संत थे। जैसे ही हमारे यहाँ आ गए, अब अपराधी हो गए, बाहुबली हो गए, दागी हो गए। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव कई बार ये बयान दे चुके हैं कि उनकी पार्टी साफ सुथरी छवि के लोगों को टिकट देगी और माना जा रहा था कि टिकटों के बंटवारे के समय वो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। बीजेपी रैली पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की पुलिस वालों के साथ झड़प हुई। तेजस्वी सूर्या ने पुलिस वालों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के ड्रग्स को बरामद करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोग तस्करी के लिए लग्जरी कारों का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण कोरिया के उसलन में एक 33 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई।
आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी थी, जिसने जल्द ही इमारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इंग्लैंड में दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची को चखने का एक दिलचस्प कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अलग अलग मिर्च को चटनी की शक्ल में मेहमानों के सामने परोसा गया, जिसे चखने के बाद उनके होश ही उड़ गए। इसमें एक आदमी दुनिया की सबसे तीखी और तेज स्वाद वाली कैरोलिना रीपर को चखता नजर आया, जिसके बाद तो उस आदमी का चेहरा लाल पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। वहां मौजूद एक महिला के मिर्च चखने के बाद आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी जली हुई जीभ को आराम देने के लिए दूध पीती दिखी। एक और महिला ने भी ऐसा ही किया, जिसके बाद तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। इस कार्यक्रम को जिस व्यक्ति ने आयोजित किया, उसने अपनी नर्सरी में ही इन मिर्चियों को उगाया था, जिसे उसने चटनी या सॉस की शक्ल में वहां आए सैलानियों के सामने परोसा। हालांकि लोगों ने इस अनोखे इवेंट का खूब मजा लिया। आर्मेनिया के कब्जे वाले विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चर्च पर हुई बमबारी ने तनाव को गंभीर रूप दे दिया। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर इस बमबारी का आरोप लगाया, जबकि अजरबैजान ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। लेकिन नागोर्नो काराबाख में जिस चर्च पर बमबारी हुई, वहां तबाही का डरा देने वाला मंजर दिखा। बमबारी में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हमले में चर्च का ऊपरी हिस्सा भी ढह गया। चर्च के अंदर चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा। ईसा मसीह की तस्वीरों को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा। लोगों ने हमले के बाद वहां मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की और हमले पर दुख जाहिर किया। चर्च के पास के कई इलाकों पर भी मिसाइलें दागी गई। भारी बमबारी की वजह से वहां सैकड़ों घर खंडर में तब्दील हो गए। नागोर्नो काराबाख ही वो क्षेत्र है जिसकी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस इलाके पर आर्मेनिया का कब्जा है, लेकिन अजरबैजान इस क्षेत्र को अपना बताता है और इस जंग की वजह से विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और वहाँ अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान गंवाने की खबरें हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश मेक्सिको में आए ताकतवर डेल्टा नाम के तूफान ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया। दक्षिणी मेक्सिको के इलाकों में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा, जहां समुद्री इलाकों में तूफान का खौफनाक रूप दिखा। दक्षिणी मेक्सिको के कैंकुन को तो तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं में सैकड़ों पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। मेक्सिको के कोसोमेल द्वीप को भी तेज रफ्तार हवाओं ने खौफ से भर दिया। इसके अलावा मेक्सिको के क्विंटाना रू राज्य में भी ताकतवर तूफान का असर दिखा। कैंकुन में तो समुद्र किनारे पर बने एक 5 सितारा होटल को राहत शिविर बनने में देर नहीं लगी। तूफान से प्रभावित पर्यटकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया। इसके अलावा लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। समुद्र के पास वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ों और घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा। यही नहीं, डेल्टा नाम के ताकतवर तूफान की वजह से समुद्र में लहरें काफी ऊपर तक उठती दिखी। सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम नाव भी समुद्र किनारे पलटी हुई नजर आई। मेक्सिको के बाद यह तूफान अमेरिका की तरफ बढ़ गया, जहां इससे खतरे वाले इलाकों में लोगों से शाम के 7 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में ड्रग्स तस्करों के बीच छिड़ी जंग के बाद वहां सेना तैनात कर दी गई। ड्रग्स तस्करों के बीच हुए हिंसक टकराव ने वहां 7 लोगों की भी जान ले ली, जबकि शरणार्थी शिविरों में सैकड़ों बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। सामने आई एक वीडियो में वहां कई झुग्गियां ड्रग्स तस्करों के बीच हुई हिंसक टकराव के बाद जलती दिखी। इस हिंसक टकराव की वजह से वहां बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों के जत्थे दूसरे ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। हालात बिगड़ते देख शरणार्थी कैंपों में सेना की भी तैनाती कर दी गई। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार जिला म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, जहाँ कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण ली हुई है। बताया जा रहा है कि वहां की शरणार्थी कैंपों में म्यांमार के 2 बड़े ड्रग्स गिरोह हिंसक टकराव में शामिल हैं, जिसकी वजह से शरणार्थी कैंपों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथरस कांड के 4 आरोपियों ने वहां के एसपी को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया कि पीड़ित लड़की को उसके ही घर वालों ने मारा है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि पुलिस को लिखी चिट्ठी में 4 आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें इस केस में जानबूझकर फंसाया गया है, जबकि लड़की के परिवार वालों की मारपीट की वजह से पीड़ित लड़की की मौत हुई। चिट्ठी में संदीप नाम के आरोपी ने यह चौंकाने वाला दावा भी किया कि उसकी पीड़ित लड़की से दोस्ती थी और लड़की के परिवार को उनकी दोस्ती पसंद नहीं। संदीप ने इस चिट्ठी के जरिए कबूला कि घटना वाले दिन वो खेत में पीड़ित लड़की से मिला था, लेकिन उसने लड़की के साथ मारपीट नहीं की थी। पुलिस को लिखी चिट्ठी में 4 आरोपियों ने दावा किया कि संदीप से दोस्ती की वजह से ही घटना वाले दिन पीड़ित लड़की के परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया।
इस बीच आरोपियों के परिवार वालों ने जेल में बंद चारों लड़कों की सुरक्षा पर चिंता जताई। हाथरस केस में गिरफ्तार रामू नाम के आरोपी की भाभी ने जेल के अंदर आरोपियों की जान को खतरा बताया। तो कहता है जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। जब वो यहाँ सब काम करवा रहे तो वो जेल में करवा देंगे। कोरोना की वजह से दिल्ली में मूर्तिकारों के लिए संकट खड़ा हो गया। कोरोना संकट की वजह से दिल्ली में मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गईं। राजधानी के चितरंजन पार्क में हर साल नवरात्र से पहले जिन मूर्तिकारों के पास काम की कमी नहीं होती थी वो खाली बैठे हुए हैं। काम नहीं मिलने की वजह से कुछ कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जहाँ पे 40-50 मूर्ति बनाता था, बड़ा बड़ा मूर्ति, यहाँ पे तो 7 मूर्ति बना रहा हूँ। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और एक इमारत से 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि पकड़े गए इन आरोपियों में सेना का एक जवान भी शामिल है। झारखंड के जामताड़ा से पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि इस आरोपी ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी के खाते से 23 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में कुछ लड़कों पर अपने ही एक दोस्त के अपहरण का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि इन आरोपियों ने 15 लाख की फिरौती भी मांगी थी। एक लड़की के बहाने मिलाने से ले गया और उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर के इसका अपहरण किया और फिरौती की डिमांड करी। आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव इस बार हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार तेजप्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने मुकेश रोशन को महुआ सीट से मैदान में उतारा है। हालांकि पहले अटकलें लग रही थी कि इसी महुआ सीट पर तेजप्रताप के सामने उनकी पत्नी ऐश्वर्या चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी की महापंचायत में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ये महापंचायत हाथरस में पार्टी नेता जयंत चौधरी और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में बुलाई गई, जिसमें शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि महापंचायत में कोरोना के नियमों का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। लोगों की संख्या तो सैकड़ों में थी, लेकिन मास्क केवल 1-2 लोगों के चेहरे पर ही दिखाई दिए। इस भीड़ में किसी ने भी एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम को जरूरी नहीं समझा। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोरोना का खौफ ही ना हो। मंच का हाल तो और बुरा था। हद तो तब हो गई जब आरएलडी नेताओं ने इस लापरवाही पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इस महापंचायत में कई पुलिस वाले भी तैनात दिखे, लेकिन उन्होंने भी भीड़ को नहीं रोका। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। न्यूज 18 के शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी ने ट्विटर के जरिए टिकट की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और पार्टी का टिकट लेने के लिए उनसे उस नंबर पर ब्यौरा मांगा। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे वक्त में व्हाट्सएप नंबर जारी किया जब बीजेपी सभी 28 और कांग्रेस और बीएसपी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर चुकी, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 3 नवंबर को होनी है, नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बिजावर विधानसभा सीट से एक ही विधायक है जिन्होंने 2018 के चुनाव में जीत हासिल की। लंबे समय से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हुआ। दिल्ली के अस्पताल में कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके रामविलास पासवान के निधन की जानकारी दी। पिता के निधन पर भावुक ट्वीट करते हुए चिराग ने लिखा कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। अब से कुछ देर पहले रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अस्पताल से आखिरी दर्शन के लिए उनके सरकारी निवास 12 जनपद पर ले जाया गया। दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी दफ्तर लाया जाएगा और कल यानी शनिवार को पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास पासवान के निधन पर उनके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस बीच राष्ट्रपति भवन समेत सभी सरकारी इमारतों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को एम्स से ले जाया गया है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी आए थे। उसके बाद उनको यहाँ पर एम्स में फोर्टिस से एम्स लाया गया है, जिसके बाद अब एम्स से ले जाया जा रहा है उनके निवास पर। बेहद ही दुख भरा ये क्षण है और अब जो भी प्रोटोकॉल है, संबंधित प्रोटोकॉल है, किसी भी वीआईपी के निधन पर उन प्रोटोकॉल को पूरा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब एम्स में एक केमिकल का लेप लगाया गया है, जिस वजह से चूंकि अंतिम संस्कार कल होना है, तो उस हिसाब से जो कार्रवाई है सारी वह की जाएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी के निधन पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया। फेसबुक पोस्ट पर पीएम ने लिखा कि दुख बयान करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। हमारे देश में ऐसा शून्य पैदा हुआ है जो शायद कभी नहीं भरेगा। रामविलास पासवान जी का निधन मेरी निजी क्षति है। मैंने अपना एक दोस्त, बहुमूल्य सहयोगी और एक ऐसा इंसान खो दिया है जो हर गरीब को सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने को लेकर उत्साहित था। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्री एवं लोकप्रिय राजनेता रामविलास पासवान जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुख पहुंचा है। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले हम विक्रांत यादव के पास चलते हैं। विक्रांत, आप 12 जनपद पर मौजूद हैं। कितनी देर तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इस वक्त कौन कौन मौजूद है वहां पर? देखिए, बिल्कुल 12 जनपद रामविलास पासवान का जो सरकारी आवास है, पिछले कई दशकों से यही उनका सरकारी आवास है। अब से कुछ देर पहले उनका पार्थिव शरीर एम्स से यहाँ लाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उनके साथ थे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पर पहुँचे और लगातार लोगों का आना जाना जारी है। पुलिस इसलिए भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इंतजाम किया हुआ क्योंकि वीआईपी मूवमेंट अभी होगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम वीआईपी, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और क्योंकि 10 से 12 बजे के बीच में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, तो इस बीच पहले वीआईपी भी दर्शन करेंगे और उसके बाद आम लोगों को भी दर्शन करवाया जाएगा। और आज क्योंकि आज उनका पार्थिव शरीर पटना ले जाया जाएगा और कल उनका अंतिम संस्कार होगा, तो वहाँ पर भी पटना में जो पार्टी का कार्यालय है, राज्य कार्यालय, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को जनता के दर्शनों के लिए रखा जाएगा। तो बिल्कुल विक्रांत, पटना में ही मौजूद हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार। चंद्रमोहन, पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा, उसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर लोग पहुंच पाएंगे। क्या तैयारियां हैं एलजेपी के दफ्तर में? बिल्कुल, देखिए हम पटना के एलजेपी ऑफिस में मौजूद हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तैयारियां चल रही है और यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये एलजेपी ऑफिस है और धीरे धीरे यहाँ पर जो एलजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका आना शुरू हो गया है। जैसे ही यह खबर मिली कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया था। कल देर रात और सुबह में लोग घर लौटे हैं और फिर से एक बार उनके जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो पार्टी ऑफिस अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाम 5 बजे उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा और उसके बाद इसी एलजेपी ऑफिस में दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर आम लोग और जो पटना के बिहार के नेता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो मंत्रिमंडल के तमाम नेता हैं, विधायक हैं और अन्य पार्टियों के भी जो नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। अंतिम दर्शन के बाद फिर उनके शव को कल सुबह गंगा के किनारे घाट पर ले जाया जाएगा जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये तस्वीर जो है ये एलजेपी ऑफिस का है जहां पर पूरी तैयारी चल रही है। कल रात से जैसे ही खबर आई है उसके बाद से लोग मरमाहत हैं। उनके रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर का इंतजार हो पा रहा है ताकि लोग अंतिम दर्शन कर पाए। हम नीरज कुमार के पास चलते हैं जो हाजीपुर में मौजूद हैं। नीरज, हाजीपुर रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है, क्या माहौल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल भारत के मानचित्र पे अगर हाजीपुर को किसी ने राजनीतिक पहचान देने की कोशिश की और दिलवाई वो रामविलास पासवान थे। और हाजीपुर में रिकॉर्ड मतों से जब 1977 में जीता और उसके बाद फिर आगे के चुनाव में तो यहाँ की जनता की वजह से जीता। रामविलास पासवान पे हम लोग बात करने के लिए जब यहाँ ठहरे तो किसी को बुलाने की ज़रूरत न पड़ी, सब लोग खुद ब खुद यहाँ पहुँच गए उन पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हाजीपुर के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कैसे याद करेंगे उन्हें? कल शाम से स्तब्ध हूँ, निस्तब्ध हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। माता पिता ने जन्म दिया लेकिन पूरा जीवन आज जो कुछ भी हूँ माननीय रामविलास पासवान का दिन है। मेरे घर में सूचना के बाद से खाना, मेरे पिताजी से इतना अभिन्न संबंध था, हमसे खुद इतना अभिन्न संबंध था। आज जो कुछ भी हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ, जो मुकाम है, अगर साइकिल से स्कॉर्पियो तक का सफ़र हमने पूरा किया तो रामविलास पासवान का दिन है। उनकी क्षतिपूर्ति मेरे जीवन में दूसरा कोई शख्स नहीं कर सकता। ऐसे सामाजिक रूप से उन्होंने हाजीपुर में जोनल दिया, टीडीएम ऑफिस दी, ढेर सारे विकास। हाजीपुर एक कस्बा था, नाव से पहले चुनाव लड़ते थे तो नाव से पार करके वो हाजीपुर आए थे। पहली बार जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने पुल की आवाज़ उठाई।
वहां से आज खुद आप आए हैं तो हाजीपुर का स्वरूप देख बिल्कुल के नीरज, हर कोई शोकाकुल है और कि अपने लोकप्रिय नेता को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। आप तीनों नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास हम। प्रदूषण पर नजर रखने के लिए दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की गई। इसके जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण के स्तर पर हर वक्त निगरानी रखी जाएगी और इस काम के लिए 10 लोगों की एक टीम बनाई गई जो दिल्ली सचिवालय की 7वीं मंजिल पर बैठकर 3 स्क्रीन की मदद से प्रदूषण पर नजर रखेगी, जिनमें एक स्क्रीन तो ऐसी है जिसके जरिए उन इलाकों की निगरानी की जा सकती है जहां प्रदूषण का स्तर दूसरे इलाकों से ज्यादा रहता है। 13 हॉटस्पॉट चयनित किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि 13 जगहें ऐसी हैं दिल्ली में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण अक्सर नज़र आता है। उन इलाकों पर खास तौर पर निगरानी रखनी होती है। दिल्ली के आसपास के इलाकों से पैदा होने वाले प्रदूषण पर नजर रखने के लिए भी वहां इंतजाम किए गए। ये इसरो और नासा की तरफ से वो तस्वीरें दिखाता है, वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है, जिससे आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि किन इलाकों में पराली जलाई जाने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रीन वॉर रूम को खोलने के पीछे की सोच क्या है। सारी गतिविधियों को कैसे एक जगह से मॉनिटर किया जाए और उसको एक्शन में लाया जाए, उसके लिए ये दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम खोला गया है। ग्रीन वॉर रूम के जरिए उन शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा जो ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए मिलेंगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड सीरीज 2020 में बोलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दावा किया कि चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई भारत करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस सीरीज में उन्होंने दावा किया कि अगली औद्योगिक क्रांति डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीक के जरिए होगी, जिसके लिए अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट और सस्ते स्मार्ट डिवाइस बेहद अहम साबित होंगे। मुकेश अंबानी ने दावा किया कि जियो के लॉन्च होने के बाद से भारत में डेटा की खपत 30 गुना बढ़ गई है। भारत के 2000 शहरों के 5 करोड़ घरों को जियो फाइबर के जरिए हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क से जोड़ने पर तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही जियो भारत में 5G सर्विस को भी लॉन्च करेगा। Just 4 years ago, we have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption in just 4 years. The Jio movement shattered the widely held belief that India is not ready to adopt advanced technologies. Today, I can say with utmost confidence that India will play a leading role in the 4th industrial revolution. पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसने दिल्ली को एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पराली के धुएं को राजधानी में प्रदूषण की बड़ी वजह मानता है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से दिल्ली की चिंता बढ़ गई है। पंजाब के अमृतसर से सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों एकड़ में फैले खेत जलते हुए नजर आए। वहां किसानों ने धान की फसल की कटाई के बाद पराली को आग लगा दी। पराली या ठूंठ फसल के उस हिस्से को कहा जाता है जो फसल की कटाई के बाद जमीन में रह जाता है। ये किसी के काम का नहीं होता और इसे काटने में काफी वक्त और खर्च आता है, इसलिए किसान इसे जला देते हैं। किसानों का तो यहाँ तक आरोप है कि सरकार से उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलने से वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने वादा किया था कि हम 2500 रुपया देंगे, पिछले 2 साल से वो भी नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में नवंबर महीने से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हुई बहस में एक ऐसा वाकया हुआ कि मीडिया में चर्चा मुद्दों से हटकर एक मक्खी पर आ गई। हुआ यह कि बहस के दौरान उपराष्ट्रपति माइक पेंस के सिर पर मक्खी आकर बैठ गई, जिसका शायद उन्हें एहसास ही नहीं हुआ और वो बहस में लगे रहे। इस दौरान उनकी प्रतिद्वंदी और सेनेटर कमला हैरिस उनकी तरफ देखती रहीं, लेकिन गंभीर बहस के दौरान उन्होंने मक्खी को तवज्जो नहीं दी और पेंस को नहीं टोका। बहस चलती रही। पेंस अपना पक्ष रखकर चुप भी हो गए, लेकिन मक्खी उनके बालों से उड़ी ही नहीं। आखिरकार पूरे 2 मिनट बाद मक्खी ने माइक पेंस का पीछा छोड़ा। इसके बाद बहस तो खत्म हो गई, लेकिन उसमें बिन बुलाए मेहमान को हिस्सा लेता देख सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ आ गई। इस वाकये पर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भी चुटकी ली और मक्खी मारने वाली एक छड़ी के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट कर दी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से खफा कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। इस प्रदर्शन में शामिल 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर वहां काफी हंगामा हुआ। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए।
प्रदर्शनकारी बकाया वेतन देने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। इस बीच उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कर्मचारियों के हंगामे के बाद पुलिस की तरफ से भी सख्ती बरती गई। बताया गया कि 100 से ज्यादा कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर ढाबा चलाने वाले एक बुजुर्ग दंपति का वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद बाबा का ढाबा पर पहुंचे। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे 80 साल के बुजुर्ग ने वीडियो के जरिए लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया। 1990 से ढाबा चलाते आ रहे बाबा अचानक इतने मशहूर हो गए कि उनके ढाबे के बाहर लोगों की भीड़ जुटी दिखी। मदद की गुहार के बाद ये लंबी भीड़, ये बाबा के ढाबे के बाहर की भीड़ है कि आपको हर तरह के इंसान नजर आएंगे। कोई उनसे मिलने आया है, कोई उनसे मदद करने आया है, कोई उनके ढाबे पर काम करने आया है। इतने लोग बाबा की मदद के लिए उनके ढाबे पर पहुंच गए कि कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया। और लोग आ गए यहाँ पे, तो नंबर भी नहीं आ रहा है। बाबा की सब्जी और रोटी सब खत्म हो गई है। अच्छा, हाँ, बहुत देर में नंबर आया। काम के बीच बाबा ने बताया कि उनके 3 बच्चे होने के बावजूद वो आत्मनिर्भर हैं। हमारी मदद कोई नहीं करता। अच्छा, आप खुद के खर्चे के लिए खुद से हम खुद खर्चा चलाते सबका। अच्छा, अकेले चलाते हैं। लोगों की मदद मिलने से बाबा का हाथ सधने लगा है, जिससे वो और उनकी पत्नी काफी खुश नजर आए। कोरोना संकट में मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़ने से रेलवे की तैयारियां पूरी होने के दावों की पोल खुल गई। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करते हुए 9000 लोगों को पकड़ा गया, जो कि फर्जी आई कार्ड और पास के जरिए लोकल ट्रेनों से यात्रा कर रहे थे, जबकि राज्य सरकार ने केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को 15 जून से ट्रेनों से सफर करने की इजाजत दी थी। इस कार्रवाई के बाद सिर्फ QR कोड वाले पास के जरिए ही लोगों को लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की मंजूरी मिलेगी। इसके लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर QR कोड स्कैनर लगा दिए गए। ऐसा करने से ट्रेनों में भीड़ कम होगी, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा कम हो जाएगा। वॉल्स है, उसके ऊपर से भी जंप करके आ जाते हैं, लेकिन निगरानी रखी है। हमने एक ड्राइव भी लॉन्च किया है इसके लिए, और उसके चलते हमने कई लोगों को पकड़ा भी है। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर दुख जाहिर किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख जाहिर करते हुए इसे अपनी निजी क्षति बताया। रामविलास पासवान के निधन की वजह से आज दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को दोपहर बाद पटना ले जाया जाएगा, जहां आखिरी दर्शन के बाद कल पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क से गुजर रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वहां ट्रैफिक भी काफी कम था, और हादसे से पहले इक्का दुक्का मोटरसाइकिलें और कुछ ऑटो सड़क से गुजरते हुए नजर आए, जबकि कुछ लोग सड़क पर पैदल ही चलते हुए दिखाई दिए। हादसे से ठीक पहले एक महिला भी सड़क पर पैदल चलती हुई दिखी, जबकि उसी वक्त एक ऑटो महिला के पास से गुजरा और ऑटो के गुजरते ही महिला दूसरी तरफ जाने की कोशिश में सड़क के बीच में आ गई। तभी पीछे से आती हुई तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने महिला को सीधी टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक सवार और महिला कई फीट दूर जाकर गिरे। हादसा होते ही आसपास के कई लोग वहां पहुंच गए, जबकि मोटरसाइकिल सवार और महिला सड़क पर लेटे हुए नजर आए। हादसे की वजह से दोनों बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। दक्षिण कोरिया के उल्सन शहर में एक 33 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही घंटे में पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई। बताया गया कि आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी और कुछ ही देर में पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। सामने आए एक वीडियो में कंक्रीट के बड़े स्लैब नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। इस मंजर ने पूरे इलाके को दहशत से भर दिया। आसपास की इमारतों में फंसे लोग बुरी तरह डर गए। आनन फानन में इमारत के 500 मीटर के दायरे को खाली करवा लिया गया, लेकिन इस बीच इमारत में लगी आग खतरनाक होती चली गई। 12वीं मंजिल पर लगी आग ने कुछ ही घंटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत से बरसते अंगारों ने फायर ब्रिगेड की भी मुश्किलें बढ़ा दी। दक्षिण कोरिया के उल्सन शहर में हुई इस घटना की वजह से पूरा इलाका दम घोट देने वाले धुएं से भर गया। हालांकि हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। हाथरस केस में SIT ने 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। हाथरस केस की जांच कर रही SIT पीड़ित के गांव के कुछ लोगों से भी पूछताछ करेगी। SIT ने गांव के 40 लोगों को नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने घटना के वक्त मौके पर मौजूद होने का दावा किया था या फिर अंतिम संस्कार के समय रात में मौके पर मौजूद थे। बीजेपी छोड़कर LJP में शामिल हुए रामेश्वर चौरसिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी पर हमला किया। उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी को NDA में शामिल करने पर भी सवाल उठाए। रामेश्वर चौरसिया को LJP ने सासाराम से उम्मीदवार बनाया है।
नेता तो एक ही है, तिकड़मबाज यहाँ करते रहते हैं। हाँ, वो बीजेपी के कम है, जेडीयू के ज्यादा हैं। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद एक टीचर पर शराब पीने और बांटने का आरोप लगा। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस टीचर पर कार्रवाई की मांग की गई। महाराष्ट्र बीजेपी अब महिला अपराध के मुद्दे पर राज्य की उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरेगी। इसके लिए पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव भी पारित किया और महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए। हाथरस के विषय को लेकर विपक्ष ने जो हल्ला गुल्ला किया, उसकी रिएक्शन नहीं है। जिस प्रकार की स्थिति महिलाओं की सुरक्षितता के बारे में हुई है, उसको लेकर संघर्ष करेंगे। बीजेपी के रुख को देखते ही महाराष्ट्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बनाए गए दिशा कानून की तरह जल्द ही नया कानून बनाने का ऐलान कर दिया। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की तय समय में जांच और दोषियों को जल्द सजा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा कानून बनाया है। जल्द से जल्द महाराष्ट्र में दिशा कायदा लागू करने की हमारी कोशिश चालू है। जल्द से जल्द लाने का हमारा प्रयास रहेगा।